लौटन मिली शादी में पश्चिम बंगाल राशन घोटाले मामले में टीएमसी नेता शंकर आद्या को देर रात किया गिरफ्तार। कल राशन घोटाले मामले में छापे के दौरान ईडी की दूसरी टीम पर हुआ था हमला। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का फिर आया नाम। आरोपी ने बघेल को पैसे देने की कही बात। एसआईटी ने मामले में मुंबई से की पहली गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श। इसरो आज अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को अंतिम कक्षा में करेगा स्थापित। लैंग्वेज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से करेगा सूर्य का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य पहुंचे ढाका। चुनाव का करेंगे निरीक्षण। और उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। घने कोहरे से ट्रेन व विमान सेवाओं पर पड़ा असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श भी है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसे हर साल प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। केजरीवाल सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के घोटाले सामने आ रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा रहे हैं। वहीं स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचने के लिए तमाम बेतुके तरीके और बयान देने से बाज नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर पूरे जोर शोर से दुनिया भर में मोहल्ला क्लिनिक की सफलता के कसीदे गढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल अब इस मुद्दे पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का भ्रष्टाचार का सियासी मॉडल। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले केजरीवाल 2015 में जनता का भरोसा जीतकर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद ईमानदारी का चोला ओढ़कर भ्रष्टाचार कर जनता को लगातार गुमराह करते रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सारे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी भी पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के बाद अब आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में मोहल्ला क्लिनिक का मामला भी जुड़ चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली का विकास मॉडल बताते आए हैं, उसकी घोटालों की परतें अब लगातार खुल रही हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाएं, फर्जी लैब टेस्ट के जरिए जनता के स्वास्थ्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया। दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिकों में सिर्फ 2 माह में 23,000 फर्जी मरीज मिले और करोड़ों रुपए के टेस्ट फर्जी हुए। जांच में 7 मोहल्ला क्लिनिक पर हजारों की संख्या में कराए गए टेस्ट में से 11,657 लैब टेस्ट ऐसे रहे जिसमें मोबाइल नंबर में सिर्फ 0 लिखा पाया गया। इससे पहले सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई मामले में भी सीबीआई जांच को हरी झंडी मिल चुकी है। तो वहीं 2 कमरे के घर में रहने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल का कोरोना में अपने घर के रिनोवेशन पर बेशुमार खर्च करना
आम आदमी पार्टी के सारे दावों की पोल खोलता नजर आया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के किराड़ी में जिस 458 बेड वाले अस्पताल के निर्माण का दावा किया गया, उसकी जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। फरिश्ते दिल्ली के इस योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने कोर्ट को गुमराह किया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो मिसाल बनेगा। अब इस घोटाले में बिजली कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा भी पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी के घोटालों और आरोपों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। 2,000 करोड़ का शिक्षा घोटाला, हवाला के जरिए पैसे जुटाने का आरोप, सीएनजी घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा, विज्ञापन घोटाला, बीआरटी कॉरिडोर तोड़ने का घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, संसदीय सचिव घोटाला जैसे कई मामले इसमें शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की दिल्ली शराब घोटाले में पहले से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल के उप सचिव प्रकाश चंद्र को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया। तो वहीं इससे पहले दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को सरकारी काम में दखल और लोगों को भड़काने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी निगम पार्षद गीता रावत को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार की जड़ें अब पंजाब तक भी पहुंच चुकी हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह पर गजन माजरा बैंक कर्ज घोटाले में कई आरोप हैं। पंजाब के आप विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह को भी आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होने से बचने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल एक के बाद एक नए बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में नई दिल्ली से हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरज, जिस तरीके से हमने पूरी जानकारी दी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले तो लगातार वादे दावे कर रही थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा, लेकिन अब आज की तारीख में देखे जाए तो घोटालों की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो काफी लंबी हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा। आम आदमी पार्टी की जब सरकार साल 2015 में बनी थी तो इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कई बड़े दावे किए थे, कई बड़े खुलासे की घोषणा भी की थी और उस खुलासे के पीछे की सच्चाई यही थी कि आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार और बाकी पार्टियों को बेईमान बता रही थी। लेकिन जो ही सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में मिली, आम आदमी पार्टी की जो नीयत है वो बिल्कुल बदल गई। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, जिस तरीके से यहाँ की जो आम जनता है, आम जनता के विश्वास को जिस तरीके से उन्होंने तार-तार किया, उसकी मिसाल है अब पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले में नाम आया। जिस शराब नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी कभी आंदोलन करती हुई दिख रही थी, उसके खिलाफ मुद्दे बना रही थी, आवाज़ उठा रही थी, आज वही आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में पूरी की पूरी पार्टी लिप्त है। अब देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब जो तलवार जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर है। और ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश की है और जिस तरीके से उन पर सम्मन भेजा जा रहा है, लेकिन वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जो ताज़ा जो मामला है वो स्वास्थ्य का है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आम आदमी पार्टी जब की आई थी तो उन्होंने एक मॉडल पेश करने की कोशिश की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारा मॉडल होगा शिक्षा और स्वास्थ्य। और उन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली के भीतर हम ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू करेंगे जिसकी की चर्चा पूरे देश में होगी, जो एक मॉडल के तौर पे होगा। लेकिन अभी आप जो ताज़ा जो वाक़या है, ताज़ा जो अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर अगर हम गौर करें तो किरारे के इलाके में 458 बेड के एक हॉस्पिटल की बात की गई थी और जिसमें ये कहा गया कि किरारे में 458 बेड का एक हॉस्पिटल बन के तैयार है। हकीकत जो सामने आई है वो बिल्कुल उलट है। हकीकत में ये बात सामने आई है कि अभी तक वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है।
जी। जहां तक उन्होंने स्वास्थ्य की बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि स्वास्थ्य के मामले में हमारा जो मोहल्ला क्लिनिक होगा वो पूरे देश में मॉडल पेश करेगा। बिल्कुल। और ये जो मॉडल है ये पूरे देश को अपनाने की ज़रूरत है। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन बीते 2 महीने में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में जो करप्शन के मामले उजागर हुए हैं, जो मामले सामने आए हैं, वो अपने आप में आम आदमी पूरी पार्टी को शक के दायरे में डालता है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 2 माह में, केवल 2 माह में 23,000 से अधिक फर्जी मामले आए हैं टेस्टिंग के मोहल्ला क्लिनिक में। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेस्ट कराने के लिए जो 23,000 लोगों की जो सूची दी गई है, उसमें 11,000 से अधिक लोगों के मोबाइल नंबर ही गायब हैं। उनके मोबाइल नंबर के सामने 0 लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर, स्कूल के नाम पर, पानी के नाम पर और बिजली के नाम पर ठगने की कोशिश की, शराब नीति। जी चलिए, शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो पहले के दावों और वादों में और आज की तारीख में देखिए जमीन आसमान का अंतर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि घोटालों की अब तक लंबी सूची तैयार हो चुकी है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। आयुष्मान। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां राशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय TMC नेता शंकर को गिरफ्तार कर कोलकाता स्थित ईडी मुख्यालय लेकर आई है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम ने कल आद्या के ससुराल में छापा मारा था। वो पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के करीबी माने जाते हैं। ईडी की टीम कल बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या के ससुराल भी पहुंची थी और वहीं दूसरी टीम संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर पहुंची थी। ईडी ने कल सुबह करीब 7:30 बजे बनगांव के शिमुलतला स्थित शंकर आद्या के ससुराल में तलाशी शुरू की और 17 घंटे बाद वहां से बाहर निकली। फिर देर रात 1 बजे शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर आद्या को ले जाते समय केंद्रीय बलों और ईडी की टीम को वहां के स्थानीय लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। और वहीं बीते कल शाहजहां शेख के घर के बाहर ईडी की टीम पर हमला भी हुआ था। इसमें ईडी की टीम के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल भी हो गए थे। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है।
चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहिल गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया है कि यह पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। वहीं असीम दास ने पूछताछ में ईडी को यह भी बताया कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस ने दीक्षित कोठारी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। साल कांग्रेस का कार्यकाल पूरे घोटालों का रहा है। एक एक करके सभी घोटालों पर जांच बैठाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं और अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर जाएंगे, जहां वो विकसित भारत एट 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भी मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नागरिक भागीदारी 10 करोड़ के पार हो चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति असाधारण जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है और 2 महीने से भी कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा प्रतिभागियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 6,349 शहरी क्षेत्रों और 1,69,864 ग्राम पंचायतों तक IEC वैन पहुंची। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर केरल के तिरुवनंतपुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। जहां सभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि किस तरह से पिछले 10 सालों में जनता की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं निकाली गई हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं के जरिए लोगों के साथ एक विश्वास का रिश्ता भी स्थापित किया गया है। The last 10 years have seen every need addressed in some form. If you have health problems, health access, Jan Arogya Yojana. If you need insurance cover, the different Bima schemes. For people who want to start their business, but banks, forgive my saying it, would not normally give money because they want security. So today what Mudra has done, what Swanidhi has done, it has actually been, it is a statement of trust in the people. And when you trust people, they trust back.
वहीं भारत के विकास के बारे में कहा गया कि पिछले 10 सालों में देश काफी आगे बढ़ा है, मगर एक विकसित भारत की सफलता की दिशा में ये बस शुरुआती कदम है। We are close to completing 10 years of the Modi Sarkar. We have, I think, in these 10 years, done a tremendous amount to change India, to change the lives of the people. But this is a work which has only begun. You are seeing the early results of what we have tried to do. It is a work that has to go on. It has to go on if we are to create Viksit Bharat. वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचकुला में जब रोड शो किया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने मिसाइल और हेलीकॉप्टर का निरीक्षण भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समारोह के माध्यम से हमारे युवाओं को भारतीय सेना को जानने और उनकी शौर्य व पराक्रम से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही इस समारोह के लिए उन्होंने भारतीय सेना को भी हृदय से बधाई दी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेना के मध्य कमान सूर्य कमान में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानो फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में सेना के साजो सामान के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। नो योर आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना देश के 140 करोड़ जनता की शक्ति और साहस का प्रतीक है। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव की प्रतीक है। देशवासी इसकी ताकत को जानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं और जब सेना और आम जनमानस एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी वीरों की भूमि है। देश सेवा में हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सशक्त सेना ही सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करती है। मुख्यमंत्री योगी ने सिख रेजिमेंट के शौर्य कला प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये भारत की प्राचीन कला है जिसके जरिए हमारे पारंगत युवा आक्रांताओं को मुंह तोड़ जवाब देते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के बाहर आयोजित हो रहे नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानो फेस्टिवल के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया। यहाँ पर सेना के इस प्रदर्शनी को भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से सेना की शक्ति, सेना का पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की निष्ठा को हमें नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। यह महोत्सव सेना के हथियारों, साजो सामान, कार्यशैली, कार्यकुशलता और उन परंपराओं को जानने का एक अच्छा अवसर है। इस मौके पर सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा, प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित जवानों और सैनिकों के परिजन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से राष्ट्रीय आय के संबंध में कल जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार निवेश और सरकार के व्यय के कारण खनन, विनिर्माण और वित्तीय सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी, जो समग्र रूप से जीडीपी की वृद्धि दर को तेज करने में सहायक होगी। सरकार का अनुमान है कि निवेश और विनिर्माण में वृद्धि के कारण दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% रह सकती है। और चलिए अब बात करते हैं बदलते मौसम की, जहां उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत नॉर्थ इंडिया में सुबह शाम के अलावा रात का पारा काफी नीचे गिर गया है। पूरे दिन धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों, वायुयानों के आवागमन में भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ऐसे ही हालात कुछ और दिन रहेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतलहर और घना कोहरा बरकरार है। साथ ही ट्रेनों की स्पीड पर भी अब कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है। ट्रेनें विलंबित होने की कई खबरें लगातार सामने आ रही हैं। घने कोहरे और शीतलहर के मद्देनजर शहर में आज भी कई ट्रेनें विलंबित रहीं। साथ ही आपको बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में कल राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव होगा। गणतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों की भागीदारी से राजनीतिक पार्टियों की कुल संख्या अब 28 हो चुकी है। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर यह अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। शेख हसीना की नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। Already some of the foundations have been laid. Therefore, I think with good results in the elections, upcoming elections, both in Bangladesh and subsequently in India, these various connectivity-related projects will further be strengthened, and therefore the economic relationship between the two countries, which has also flourished in recent times in terms of higher volumes of trade from both sides. और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।